वन बाय वन एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक योर व्हाटएवर योर डाउट्स। आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप सतीश अरे जो अपने एडवाइजर है उनसे आप बात कर सकते हैं और आपके सब डाउट्स क्लियर। सर जी मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है, जैसे कि हमने तो आपके जरिए बहुत सारे पोर्टफोलियो, आपने हमारा राहुल सर और हमारा खुद का पोर्टफोलियो मैनेज किया है, पर्सनल किया, बट मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि अभी एक कोरोना का जो कहर चल रहा है पूरी दुनिया में, बराबर, तो उसमें एज ए इंस्टीट्यूट डिजिटल क्लासेस भी कुछ सफर कर रहा है, तो एज ए इंस्टीट्यूट हमने बोलते ना कि इमरजेंसी फंड्स एक इंस्टीट्यूट के लिए क्या होना चाहिए, बिकॉज क्या हो रहा है कि डेफिनेटली आपके थ्रू हमने हमारा पर्सनल जो पोर्टफोलियो है वो मैनेज किया है, इमरजेंसी फंड को मैनेज कर लिया है, बट एज अ इंस्टीट्यूट हम भी कहा तो कम पड़े ऐसे लग रहा है। तो सतीश सर मुझे बताइए कि आप किस तरह से हमें बताएंगे कि एज अ बिजनेस बहुत सारे लोगों का बिजनेस हो सकता है, तो एक बिजनेस को किस तरीके से इमरजेंसी फंड की जरूरत होनी चाहिए और किस तरह उसके लिए प्लान कर सकता है सर? बहुत ही अच्छा सवाल सर किया आपने। अभी कॉरपोरेट्स हमारे पास भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इमरजेंसी फंड हम उनके लिए भी सजेस्ट करते हैं। तो जैसे आपको मालूम होगा, आप मॉल्स में जाते हैं, अभी तो फिलहाल 3 महीने हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन मॉल में आपने एक शॉप हर जगह देखा होगा, टाटा का, क्रोमा का, बराबर। क्रोमा में पेरेंट्स भी आप बहुत बार जा चुके होंगे, आपके बच्चे भी गए हैं, आप भी क्रोमा में बहुत बार गए हैं। क्रोमा में उनका एक है कि उनका शॉप अगर सुबह 9 बजे खुलता है, रात को 9 बजे तक चालू रहता है, तो उनका एसी का टेम्परेचर सेम रहेगा। उनकी लाइट्स एक लाइन में अगर 50 है तो 50 की 50 चालू रहेगी। बीच में यहाँ कोई कस्टमर नहीं है तो 3 बंद करो, 2 बंद करो, ऐसा कभी नहीं है। तो उनका क्रोमा का शॉप का अगले 5 साल का एक्सपेंसेस उनके अकाउंट में उन्होंने साइड में किया, अगले 5 साल का। तो आप क्रोमा में कभी भी जाओ, कभी भी लाइट कभी बंद नहीं होगी, एसी कभी टेम्परेचर कम नहीं रहेगा, उनका स्टाफ को बोला है आपको खड़े रहना है तो वो वैसे ही खड़े रहेंगे, राइट। तो अगर आप क्लासेस में हैं तो आपको आपके टोटल टीचर्स कितने हैं, तो उनका महीने का खर्चा कितना है, साल का कितना है, इनटू अगले 2 ईयर्स तो मिनिमम आपको रखना है इमरजेंसी फंड। अभी पेरेंट्स भी आपके साथ में हैं, तो अभी आपको बच्चों को सिखाना है, ट्यूशन क्लासेस आपके लेने हैं, तो आपको अभी क्या आएगा, तकलीफ आ सकती है, तो शायद पेरेंट्स से फीस टाइम पे नहीं आती है, राइट। ये एज ए क्लासेस के लिए आपको एक बड़ा हर्डल है, लेकिन आपको आपके टीचर्स का एक्सपेंसेस भी तो देना है, तो आपको कैसे वहां से आप दोगे। तो इसीलिए आपको अभी एज ए कॉर्पोरेट आप खुद को डिजिटल क्लासेस को कॉर्पोरेट समझिए और अगले 1 साल का पैसा पहले इमरजेंसी फंड में साइड में कीजिए। अगले 1 साल का पैसा आपको लिख लीजिए, मेरे महीने के एक्सपेंसेस क्या है, टीचर्स के एक्सपेंसेस क्या है, अगर क्लासेस आपका रेंट पे है तो उसका महीने का एक्सपेंसेस कितना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, एसी का चार्जेस कितना है, सिक्योरिटी चार्जेस कितना है, तो वो लिख के लीजिए, इनटू 12 मंथ्स का आपके पास असाइड करना चाहिए और वो लिक्विड फंड में आप रख सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। यस यस, थैंक यू वेरी मच सर, आप बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। सर मेरा और एक क्वेश्चन है उसमें कि जैसे कि क्या म्यूचुअल फंड्स में निवेश सुरक्षित है, क्योंकि संकट के दिनों में भी बैंकों के पास भी कोई आश्वासन हम दे नहीं, बैंकों का भी आश्वासन हम नहीं दे सकते, तो इसमें इस वक्त ऐसे जो मिडिल क्लास फैमिली मेंबर्स है जिनकी मासिक आय जो है वो भी बहुत कम है, ऐसे लोगों को आप सजेस्ट करेंगे क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, या वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही सुरक्षित हो रह सकता है क्या? सर आपको 11th और 12th में म्यूचुअल फंड का बच्चों को तो चैप्टर ही है, बराबर। ओके, तो म्यूचुअल फंड इन इंडिया एक ट्रस्ट है, राइट। तो यहाँ रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे बैंक के लिए रेगुलेटर कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे इन्वेस्टमेंट में इंडिया में रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ हर एक का पैसा सुरक्षित रखने के लिए सेबी ने हर एक म्यूचुअल फंड से सिक्योरिटी डिपॉजिट ली है, यानी मेरा पैसा लेके कोई भाग सकता है क्या, नहीं, कोई नहीं भागेगा आपका पैसा लेके। तो ये सबसे पहले तो सेफ्टी है, हर एक फंड म्यूचुअल फंड हाउस से उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, राइट। और सारे म्यूचुअल फंड इंडिया में ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट का डेफिनेशन सर क्या है, 11th में है ये राइट। आप कॉमर्स सिखाते हैं तो आपको मालूम है। तो अगर कंपनी का डेफिनेशन है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और ट्रस्ट का है लोगों की सेफ्टी,
हाँ, तो इंडिया में सारे म्यूचुअल फंड सेफ है, सबसे नंबर वन। इंडिया छोड़ के बाहर के कंट्रीज में भी आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड आर कंपनी, लेकिन इंडिया में क्योंकि अभी तक ये बेसिक लेवल में ही है, 1965 से म्यूचुअल फंड यूटीआई चला रही है, लेकिन अभी भी बेसिक के लोगों के पास और ज्यादा लोगों के पास ये नहीं पहुंच पाया है म्यूचुअल फंड, इसलिए ट्रस्ट है, सबसे सेफ है। बैंक भी उनका पैसा कहाँ रखती है? म्यूचुअल फंड में। आपके पैसे को आपको पार्ट करना है, लिक्विड फंड में रखना है, शॉर्ट टर्म है तो आप डिसाइड कीजिए शॉर्ट टर्म कितना है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म है तो 5 साल, 7 साल, ऐसे आपका पैसा रखिए, राइट? यस। और आगे सवाल सर कीजिए। सर जो मध्यम वर्ग के परिवार है और जिनकी मासिक आय लगभग 50,000 से कम है, बिकॉज आपने जो एग्जांपल लिया था उसमें 50,000 के रेंज पे आपने पकड़ा था, पर ऐसे कुछ मध्यम वर्ग के परिवार है जिनकी मासिक आय जो है, इनकम है वो 50,000 से कम है, तो उनके लिए सबसे अच्छा निवेश क्या होगा? और प्लीज हमें ऐसे भी कुछ सुझाव दीजिए कि इस महामारी में, इस महामारी के लागत में को हम जो हमारा खर्चा है, कॉस्ट है, उस कॉस्ट को हम कैसे कम करें और बचत को किस तरीके से बढ़ाएं हम, तो इसके लिए प्लीज आप सजेस्ट कीजिए। ओके, अभी अगर आपको शुरुआत करनी है तो सबसे सेफ इज लिक्विड फंड। पेरेंट्स वहां से या फिर आप भी लिक्विड फंड में शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी अगर बंदे किसी को करना है तो। लिक्विड फंड में आपका पैसा 1 या 2 दिन के लिए मिनिमम, और आप साल भर के लिए भी रख सकते हैं। बैंक में 3% ब्याज मिलता है, यहाँ आपको 5% से लेके 5.5% तक सालाना ब्याज मिलेगा, राइट? तो ये सेफ है, नंबर वन। यहाँ आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने लेके 12 महीने तक रख सकते हैं, और आप एनी टाइम ये विड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज नंबर वन, लिक्विड। सेकेंड आ गया, अगर किसी को थोड़े लंबे समय के लिए, यानी लंबा समय कितना होना चाहिए? मिनिमम 5 ईयर, 5 ईयर्स से लेके 7 ईयर्स, 10 ईयर्स आपको रखना है, तो आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जिसको एसआईपी बोला जाता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीना एक इन्वेस्टमेंट आप हर महीना करोगे, दैट इज एसआईपी, वो भी कर सकते हैं। और तीसरा जरिया है, आप दोनों का मिक्सचर कर सकते हैं, लमसम एंड एसआईपी। अभी जैसे मार्केट नीचे आया है, सस्ता है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, लेट्स एग्जांपल 25,000 या 50,000 लमसम, और उसी पैसे में हर महीना 2-2 हजार रुपया, 5-5 हजार रुपया आप टॉपअप कर सकते हैं। सर एक पेरेंट्स का क्वेश्चन है। हेलो सर। हाँ बोलिए। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है, सर आज सहारा इतना बेसहारा क्यों और कैसे हो गया है, ऐसा उनका क्वेश्चन है। सहारा जो है ना, वो कोई भी सेबी का रेगुलेशन ही नहीं मानता था। आपको ही मालूम है कि सेबी चीफ जो थे मिस्टर सिन्हा, उन्होंने उनको अंदर किया कर दिया, सहारा ओनर को, राइट? तो इसलिए रेगुलेटरी बॉडी चाहिए, हम पहले से बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड में रेगुलेटरी बॉडी डे वन से है। रेगुलेटर क्या करता है कि अगर आप कहीं गलत जा रहे हो तो आपको तुरंत आपके कान पकड़ सकता है, राइट? तो ये म्यूचुअल फंड में डे वन से है। सहारा ये म्यूचुअल फंड में नहीं आ रहा था। इसलिए उनको उन्हें अंडर किया। यस। पेरेंट्स और कोई डाउट आपको है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, सो आई कैन आस्क सर अबाउट इट। विल वेट फॉर 1 मिनट सर, देखेंगे कुछ चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आ रहे, अदरवाइज विल एंड पे आ जाएंगे सेशन के। पेरेंट्स के सवाल आने दो, या आप जैसे सिखाते हो तभी ऐसा रहता है ना, बच्चों को ये तो पूरा समझ में आ गया या फिर कुछ भी नहीं समझा। सवाल आएगा तो कुछ तो हमें समझ में आएगा कि उनको समझ में आया नहीं समझ में। Parents, please, we are expecting more questions from your point. Yes, विभा सावंत ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। In term insurance, accidental death is not covered. हाँ, तो ऐसा उनका क्वेश्चन है कि इन टर्म इंश्योरेंस एक्सीडेंटल डेथ इज नॉट कवर्ड, तो इसके ऊपर आप प्लीज बताइए। इंश्योरेंस में दोनों डेथ कवर्ड है, नेचुरल डेथ भी कवर्ड है और एक्सीडेंटल डेथ भी कवर्ड है टर्म इंश्योरेंस में, करेक्ट ना? यस, करेक्ट। टर्म इंश्योरेंस आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है और बहुत कम पैसे में आपका लाइफ बड़े अमाउंट का सम एश्योर्ड कवर्ड होता है। सिर्फ इसमें एक होता है, जैसे एंडोमेंट पॉलिसी 15 साल या 20 साल की होने के बाद आपको इकट्ठा लमसम पैसा मिलता है, वैसे टर्म इंश्योरेंस में आपको एट द एंड कुछ पैसा रिटर्न नहीं आता है। ये आपकी गाड़ी की पॉलिसी जैसे होता है, बाइक की आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो या फिर कार का इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूँ, उस साल अगर वो कार को कुछ डैमेज नहीं हुआ
तो आपको आपने भरा हुआ पैसा रिटर्न नहीं आता है। यस। हाँ, तो वैसे ही टर्म प्लान होता है कि उस साल अगर वो व्यक्ति की नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो गई तो उसको पैसा उसके नॉमिनी को नहीं आता। और कोई भी नहीं चाहेगा ना कि हमारे घर में किसी की डेथ हो और हमें पैसा आए। अगर अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो उससे पैसा आना चाहिए, ये टर्म प्लान। पेरेंट्स प्लीज, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज फॉरवर्ड इट। Can you hear me? Yes, sir. हेलो, यस यस। I'm just retired. Got my provident funds and other funds. Just now said that equity fund, the returns were 340%, if I'm not wrong. But here there was a 300, and that was the best investment which you said. But I am feeling reluctant because I think some of my experience in the 90s were not good. Even the UTI and the name which you said, which started the mutual fund, yes, that amount never increased, and I have to sell it in a below the price. Yeah. Correct. Am I right that you said that equity are 340% return, and it is the right up investment for the retired people? सेंसेक्स जो है ना 100 से लेके 34,000 तक आज आया है, उसका हमने बोला कि वो अगर कोई इन्वेस्टेड है तभी से लेके आज तक तो उनका पैसा 340 गुना हो गया है फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, फ्रॉम द बिगिनिंग 1979 से लेके आज तक। सर ऐसे हाँ, for a period of 10 years, whether that UTI example which you gave was a spread this thing, this is one person. I have lost out on that. The mutual fund. आपको वो भी मालूम है सर? हाँ, यूटीआई में गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ था, इसलिए उनको सब बंद करना पड़ा। The mutual fund experience also was very bad, and the share experience it was also bad. So now when I am retired, I don't know. Other than the fixed deposit I have made, I have not put my money. Then the corona thing has started. और एक advice to me. और एक आपको मैं बता सकता हूँ, उसे बोला जाता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन ये जरिए। हेलो सर, आपका आवाज जरा सा कम आ रहा है, प्लीज माइक का। हाँ, अभी आ रहा है? यस यस सर, यस। ओके सर, अभी आप रिटायर्ड हो बराबर, तो रिटायरमेंट होने के बाद आपको सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए। उसका एक थंब रूल होता है 100 माइनस योर एज। तो अगर आपका एज अभी हम 60 इयर्स पकड़ते हैं तो 100 माइनस 60 कितना हो गया? 40। तो आपको सिर्फ 40% ही इक्विटी में लगाना है, 60% का आपको एफडी में रखना है। ये सबसे सिंपल थंब रूल है। तो 40% अगर आप इक्विटी में करते हो तो कितने साल के लिए? अगले मिनिमम 10 से 15 साल, राइट? 1 या 2 साल के लिए हम कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे इक्विटी। आपको नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स अगर करना है, और अभी मार्केट 30 to 35% नीचे आया है, तो अभी आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो शायद अगले 2 या 3 साल में मार्केट रिकवर भी होता है तो आपका पैसा आराम से 12 से 15% बनेगा। यहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? लार्ज कैप में अभी आपको करना चाहिए। अगर आपका एज अगर हम देखेंगे तो अगर आप बोलते हो मैं अभी रिटायर्ड हुआ हूँ, तो आपको लार्ज कैप कंपनी में ही करनी चाहिए। राइट? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। यस सर, अब यहाँ पे मयूर मकवाना, उनका एक क्वेश्चन है। माय किड हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ बिट बाय बिट, but due to varied types of mutual funds available in the market today, it is really confusing to choose a better mutual fund. Could you guide us how to we choose a better mutual fund? Okay. म्यूचुअल फंड अगर बच्चों के लिए आप करते हो, यानी अभी आपके बच्चों का एज अगर 13-14 इयर्स अगर हम लेते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 to 15 इयर्स वो करेंगे, लॉन्ग टर्म जिसको बोला जाता है। तो वहाँ 3 टाइप के कंपनीज हैं इंडिया में, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, राइट? स्मॉल कैप में अगर आप करते हो तो हायर रिस्क है। इसको बोला जाता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। गुजराती में कहावत है, हिम्मत नहीं कीमत। अगर आप हिम्मत करोगे तो आपको कीमत मिलेगी। तो ये स्मॉल कैप में है। मिड कैप अगर में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेते हैं लेकिन रिटर्न अच्छा आता है। और मुझे सेफर साइड जाना है तो लार्ज कैप कंपनीज है। तो इंडिया में लार्ज कैप कंपनीज कौन सी है? तो सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 जिसको बोला जाता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनी, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी
फंड हाउस के लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगले 10 साल के लिए 15 साल के लिए कीजिए, बच्चों के नाम पे अगर आप करते हो। और एसआईपी कीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी जब मार्केट नीचे आया है तो डेफिनेटली आपका पैसा नेगेटिव हुआ है। आपके 10,000 रुपया शायद अभी 8,000 रुपया दिख रहे हैं, लेकिन अभी आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, राइट। तो आपको अभी ये मार्केट नीचे आया तो यूनिट्स ज़्यादा मिलते जाएंगे एवरी मंथ, वो एक्यूमुलेट कीजिए। उससे क्या होगा, एवरेजिंग। सर अब सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हमारे जब भी हम स्कूल में थे 8th 9th और 10th, हाँ, तो हम भी एवरेजिंग करते थे। कैसे करते थे, हमारी जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट थी हमको 40 में से 14 मार्क्स आने चाहिए थे पासिंग के लिए। जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होता था तो 100 में से 35 मार्क्स आने चाहिए पासिंग के लिए। सेकेंड यूनिट जब भी हमारा यूनिट टेस्ट होता था तो 40 में से हमें 14 मार्क्स आने चाहिए थे। तो ये 3 टेस्ट होने के बाद हम फाइनल एग्जाम के पहले ही बोल सकते थे कि मैं अगले ईयर स्टैंडर्ड में जा सकता हूँ। कैसे? तो मेरा एवरेज 105 होना चाहिए था, तो हम वो करते थे, राइट। अभी पेरेंट्स मेरे ही एज ग्रुप के शायद सारे हैं, तो उनको मालूम है, उन्होंने भी ये किया है एवरेजिंग। तो हमें एसआईपी में एवरेजिंग ही करना है। एवरी मंथ इन्वेस्ट कीजिए, मार्केट उसका काम करेगा। मार्केट 12 से 15% रिटर्न जो देता है ना, वो कहाँ से देता है मैं आपको बताता हूँ। इन्फ्लेशन कितना है इंडिया में? 6 से 7% एवरेज। ये होलसेल में रेट ले रहा हूँ, 6 से 7%। और जीडीपी 7%। फिलहाल ये साल का जीडीपी सब नीचे आया है, लेकिन पिछले एवरेज 10 साल का जीडीपी हम 6 से 7% लेंगे तो 7% प्लस 7% 14%। और कंपनीज और फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, उसका पोर्टफोलियो चलाने का एक्सपीरियंस, उससे अगर 2% भी वो कवर करेगा तो आपके 15% किधर भी नहीं गए। लेकिन आपको हर साल 15% मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। शायद एक साल -10%, शायद 2 साल -20% भी हो सकते हैं। तो ये सबका एवरेज करके हो जाएगा 10 साल का एवरेज ईयर ऑन ईयर रिटर्न 12%, राइट। यस। और म्यूचुअल फंड में सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो हमें 6th और 7th में सर आप ही ने सभी ने सिखाया था, हमारे टीचर्स ने, वो है कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट, CAGR रिटर्न, जो सिर्फ म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। और ये दुनिया का 8th वंडर है। SIP में, म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP करते हो तो CAGR रिटर्न जो आता है वो दुनिया का 8th वंडर है। यस सर, और कुछ क्वेश्चंस? यस सर, और एक दो क्वेश्चन है। और एक पेरेंट्स ने पूछा है कि व्हाट अबाउट द मेडिक्लेम एंड टेल अस समथिंग अबाउट द इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी। दो क्वेश्चन उनके हैं, एक मेडिक्लेम क्या है, शायद आपने बताया उनको, एंड टेल अस समथिंग अबाउट द इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी। ओके, पहला हम मेडिक्लेम का सवाल लेते हैं। मेडिक्लेम ये ऐसा है कि उसको बोला जाता है, लोगों को ये पसंद नहीं है क्योंकि क्या, पहले पैसा देना होता है और साल भर में मुझे कुछ नहीं हुआ तो मेरा पैसा वेस्ट हो गया, ऐसे लोग बोलते हैं, राइट। तो इसे हम ऐसे समझ लेंगे कि जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो उसको सेविंग बैंक अकाउंट बोलते हैं। तो ये हेल्थ का अकाउंट आप खोल रहे हो तो इसको आप हेल्थ अकाउंट बोलिए। तो अगले 10 साल अगर आप पैसा हर साल इन्वेस्ट करते हो, लेट्स एग्जांपल 25,000 रुपया सालाना आप इन्वेस्ट करते हो, तो अगले 10 साल में आपने आपकी जेब से कितना पैसा दिया पूरे फैमिली के लिए? हर महीने, हर साल 25,000, यानी 10 साल में 2.5 लाख रुपया आपने दिया। तो क्या आप बोल सकते हो अगले 10 साल में एक भी बार मुझे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा? 10 साल में कोई एक फैमिली में एक भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, ऐसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं सर, कोई ना कोई तो डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन इंडिया होगा। अभी हमारे पास तो पूरा डेटा है, इंडियन फैमिलीज में 7 साल में एक बार हॉस्पिटलाइजेशन होता ही होता है। सर आप ही क्या फैमिली का एग्जांपल दे दीजिए ना सर। हाँ ओके ओके, हाँ यस यस यस। नहीं एक्चुअली मेडिक्लेम के बारे में मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, एंड आई विल सजेस्ट रियली हर एक पेरेंट्स को यहाँ पे मेडिक्लेम पॉलिसी, आज का दौर आप देख रहे हैं, रियली उसमें से उभरने के लिए हमें मेडिक्लेम एक रियल एक उपाय हमें सामने दिखाई दे सकता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लगभग पकड़ लीजिए कि 2013-14 साल 2013-14 में एक घटना ऐसी हुई थी कि मेरे घर में मेरा लड़का ओम, उसका हाथ की उंगली थी, लेफ्ट हैंड की जो उंगली थी वो दरवाजे में फंस गई थी और वो पूरी तरह उसका एक पार्ट पूरा लटक रहा था ऐसे। तो उसी वक्त मैंने उसको हॉस्पिटल में लेके गया, तो बड़े अच्छे हॉस्पिटल में लेके आने के बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि देखो इसको पूरी तरह टूट गया, इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा, उसको प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा कि आगे जाके उसको प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब कुछ करते वक्त मैंने हाँ कर दिया, एंड डेफिनेटली जब बिल सामने आ गया तो मैंने देखा बिल लगभग 97,000 का बिल मेरे सामने आ गया, सिर्फ एक दिन का
उसको यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था और सब प्लास्टिक सर्जरी एवरीथिंग सबका करके 97,000। और बहुत अच्छा था कि सतीश अरे से सर से मैंने ये मेडिक्लेम पॉलिसी लिया था, और उसको मैंने जैसे कि उसका जन्म जैसे हुआ था वैसे उसको मैंने ऐड भी किया था उसमें, तो उसका फायदा रियली मुझे हुआ कि मुझे एक भी पैसा भरने की जरूरत वहां पे नहीं लगी। तो दिस इज अबाउट द मेडिक्लेम एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ऐसा कुछ एक दुखद घटना मेरे इसमें हुई थी उस वक्त, एंड उसमें से मैं रियली बाहर आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ द मेडिक्लेम पॉलिसी, एंड रियली थैंक यू सर फॉर दैट। मेरा काम ही है ये कि आप फैमिलीज को ये बता देना कि ये कभी भी आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ रात को मुझे भी 2 बजे कुछ इमरजेंसी आ सकती है, मुझे भी 2-2.5 लाख रुपया कहाँ से मैं लेके आऊँ? अगर मेरे पास मेडिक्लेम है तो मैं निश्चिंत हूँ, राइट। सर और प्रश्न आप एक और एक क्वेश्चन है सर, फॉर द टीनेजर्स वेयर टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट और शेयर मार्केट? ओके, टीनेजर्स के लिए बहुत ही अच्छा है कि अभी उनको रिस्क लेने दीजिए। उनके नाम पे अभी 2,000 या 5,000 की SIP चालू कर दीजिए। उनको अभी से एक्सपीरियंस तो लेने दीजिए, मार्केट क्या है, कैसे वो बिहेव करता है। SIP अब मैं आपको सर एक होमवर्क भी देता हूँ, सारे पेरेंट्स को भी दीजिए। एक 32 मिनट्स का वीडियो है, ये मेरा प्रेजेंटेशन होने के बाद सारे पेरेंट्स को या फिर बच्चों को देखने को बोलिए। वन इडियट, ONE लिख लीजिए, मांगता है तो मैं वन। टाइप करता हूँ, हाँ जी, टाइप वन इडियट, IDIOT। ये 32 मिनट्स का वीडियो है। यहाँ एक छोटा बच्चा है 8 साल का जो हमें इन्वेस्टमेंट सिखाता है। बहुत अच्छा सवाल किया कि बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये लड़का है जो हमें इन्वेस्टमेंट सिखाता है। कितने साल का है? 8 साल का। तारे जमीन पर जो पिक्चर जिन्होंने बनाई थी ना, उन्होंने ये वीडियो बनाया है। वन इडियट, ONE। अच्छा, और पेरेंट्स भी साथ में, तो पेरेंट्स को भी एक होमवर्क देता हूँ, रिटर्न ऑफ वन इडियट उनको देखना है। रिटर्न ऑफ वन इडियट। अच्छा, ये अभी पिक्चर का ऐसे ही सिलसिला होता है ना, एक पिक्चर आता है बाद में उसका सीक्वल बनता है। तो रिटर्न ऑफ वन इडियट फॉर पेरेंट्स, जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है वो दिया है। एक छोटा सा उसमें का ये बताता हूँ, ऑन यूट्यूब। यस यस, इट इज ऑन यूट्यूब। वन इडियट फॉर बच्चों के लिए एंड रिटर्न ऑफ वन इडियट फॉर पेरेंट्स। अभी आप हर एक के बिल्डिंग में नीचे वॉचमैन है। कौन है वो वॉचमैन? राइट। क्या वो आर्मी से आया हुआ कोई रिटायर्ड बंदा है? नहीं, कोई आपके नजदीक के इसमें से कोई आया हुआ बंदा है, राइट। और वो भी 60 अबव है। हर एक बिल्डिंग का वॉचमैन आज कोई यंग बंदा नहीं है, 25-30 साल का वॉचमैन नहीं है, सब 60 अबव लोग हैं। 70 ईयर्स के बूढ़े बुजुर्ग हमने देखे हैं। क्या उनको अच्छा लगता है आपके बिल्डिंग में आके नीचे बैठना? नहीं अच्छा लगता है। लेकिन उन्होंने कुछ इंतजाम नहीं किया था, इसीलिए मजबूरी से उनको आपके बिल्डिंग के नीचे आके बैठना पड़ता है। बहुत बुरा लगता है हमें उनको देख के। तो पेरेंट्स प्लीज ये वीडियो देखिए, राइट। मुझे आपसे कुछ बिजनेस नहीं चाहिए, सिर्फ आज आपकी आंखें खोलना है। यही समीर सर ने बोला था कि उनको कुछ बताएंगे हम। अच्छा, राइट। यस समीर सर, और कुछ क्वेश्चन है? और एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आल्सो सर कुड यू सजेस्ट अस सम गुड कंपनीज अवेलेबल एट गुड वैल्यूज इन करंट टाइम्स? ऐसे नहीं होता है, इसके लिए बहुत अब पढ़ाई करना होता है कि बोलते हैं ना, टिप हम किसको देते हैं? वेटर को देते हैं। वो गलत है। तो अगर आपको शेयर मार्केट में आना है तो आपको मनी कंट्रोल पे बहुत स्टडी करनी होगी। जो ये है, मोबाइल पे ऐप है मनी कंट्रोल, राइट। तो पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए हम सजेस्ट करते हैं मनी कंट्रोल। हाँ, अगर आपको कुछ कंपनीज है तो आपको स्टडी कीजिए। जैसे बैंक में, प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ी है HDFC बैंक, राइट। पेंट्स में है तो एशियन पेंट्स है। उसके बाद आपको करना है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है। इसका स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ और कुछ अगर उल्टा पुल इसमें हो गया तो सतीश आर्य जिम्मेदार, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट में हम बोलते हैं कि आपकी खुद स्टडी कीजिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहिए। अभी भी अगर हम आपको बोलते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है, HDFC बैंक है, देन TCS है, इंडिया की सबसे बड़ी टेक्निकल जो टाटा कंसल्टेंसी है, ये शेयर्स है, लेकिन ये लंबे समय के लिए सारे। और किसी का सवाल? सर एक लास्ट एक क्वेश्चन, विभा सावंत थे, उनका एक क्वेश्चन रह गया था। व्हाट इज द फ्रैंकलिन टेम्पलेशन इशू, प्लीज एक्सप्लेन, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दैट रेगुलेटर इन दिस? तो एक क्वेश्चन है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ये म्यूचुअल फंड है जिनका डेट फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ था। जो आप ये मैडम जो बात करिए, मार्च का इशू था, मार्च में हुआ था ये कि सी कंपनी को लोन लेना होता है और थोड़े टाइम पीरियड के लिए लोन लेना होता है।
तो किसी ने 3 महीने के लिए लोन लिया था, किसी ने 6 महीने के लिए, किसी ने 1 साल के लिए। तो ये जो 6 स्कीम का उन्होंने एंट्री भी बंद कर दिया और एग्जिट भी बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि अभी सारे कंपनी पिछले 2 महीने से 3 महीने से बंद है, तो उन्होंने जो पैसा लिया था वो देंगे कहाँ से, क्योंकि उनका बिजनेस भी बंद हो गया है। तो इस वजह से लोगों को फिर अभी जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उनके रिडम्पशन के कॉल आ गए। तो रिडम्पशन अगर फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड देता, यानी कि अगर किसी ने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसको 10,000 और प्रॉफिट 200 रुपया, तो 10,200 वो लेके चले गए। यानी टाइम के पहले जो लेके चले जाएंगे उनको पूरा पैसा मिला, और जो टाइम एंड तक रुकेंगे उनको कम पैसा मिलने वाला था। तो क्या ये बराबर है? मतलब जो 1 साल रुकेंगे या 2 साल 3 साल रुकेंगे उनको लॉस, और जो टाइम के पहले निकल गए उनको प्रॉफिट। तो ये गलत था ना। इसीलिए फ्रैंकलिन ने क्या किया, उनका एंट्री भी बंद कर दिया, यानी वो स्कीम में नया पैसा वो नहीं ले रहे, और एग्जिट बंद किया। लेकिन वो हर दिन की एनएवी डिक्लेयर कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जब भी उनके पास पैसा आ रहा है एनएवी बढ़ रही है, और जब भी उनके पास पूरा पैसा आ जाएगा वो एग्जिट भी करेंगे, आपका पूरा पैसा वो रिटर्न करेंगे। हमारी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के फंड मैनेजर्स के साथ भी मीटिंग हो गई है, और उन्होंने कहा है हम किसी का भी पैसा नहीं डुबाएंगे, हर एक का पैसा आएगा हर एक को। Okay, so I think all questions are over now. So Riya, thank you Satish sir for explaining such difficult subject financial। मतलब मुझे as a commerce मुझे तो अच्छे समझ में आता है, but बहुत सारे पेरेंट्स का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, तो in that case really it is very difficult to understand this Sir, I this want to subject. ask one question. Yes. सर मला हे विचारायचं आहे की सॅलरीड पीपल व्हॉट इज सेफर, लाईक इन्व्हेस्टिंग इन सेविंग्स अकाउंट और म्युच्युअल? सैलरीड पीपल, अभी एज क्या है मैडम आपका? सर 24 होणार आहे 2 दिवसांनी. अच्छा, 24 होणार, व्हेरी गुड. आता तुम्ही लॉंग टर्म मध्ये इन्व्हेस्ट करा, SIP करा, सगळ्यात बेस्ट. लार्ज कॅप कंपन्यांमध्ये, किंवा थोडी रिस्क घ्यायची आहे तर लार्ज कॅप आणि मिड कॅपचं कॉम्बिनेशन ज्याला म्हणतो आम्ही. ओके, थोडी रिस्क घेऊन नेक्स्ट 5 to 10 years हे पैसेला हात लावू नका. सो देन व्हॉट अबाउट माय सेव्हिंग्स अकाउंट? सेव्हिंग्स अकाउंटला किती असले बजेट? इमर्जन्सी फंड ना, मी सांगितलं ना, तुमच्या महिन्याच्या घर खर्चाच्या 6 टाइम्स. जर महिन्याचा घर खर्च तुमचा 20,000 रुपये आहे तर 20,000 गुणिले 6, 1,20,000 तिथे असले पाहिजेत, किंवा तुमच्याकडे घरी 3 तोळ्याचा दागिना घरी असला पाहिजे. मी गोल्ड बाजूला काढून का ठेवा म्हणतो, त्याच्याशी तुमचे इमोशनल अटॅचमेंट असता कामा नये. आता लेडी केसमध्ये स्त्रियांना त्यांचं स्त्रीधन खूप हे आहे, नाही माझ्या गोल्डला मी हात नाही लावणार, राईट. आपल्याला पुरुषांना बोलायला काय जातं, ते म्हणतात गोल्ड विकतो नाही, पण लेडी केस कोणी ऐकत नाही. भारताचे सगळ्यात मोठे इन्व्हेस्टर चंद्रशेखर टिळक, राईट, त्यांच्या बायकोने पण सांगितलं होतं. एकदा चंद्रशेखर टिळक असे पेपर वाचत होते आणि सोन्याचा भाव खूप चांगला होता. ते बायकोला म्हणाले, अरे घरी सोनं आहे ते आपण सगळं विकूया. तर त्यांचाच लेख आहे, त्यांनी सांगितलं होतं, माझ्या बायकोने काय म्हणाली माहितीये, एक वेळ तुला मार्केटमध्ये नेऊन विकेन पण घरातलं सोनं विकणार नाही. राईट. तर आपल्या घरातून सोनं, शेवटी सोन्याला आपल्याकडे लक्ष्मी पण मानलं जातं, राईट. त्यामुळे सोनं कोणी विकायला मागणार नाही. पण आपण हे जे इमर्जन्सीसाठी ठेवले आहेत ना, तर त्याचा वापर झाला पाहिजे. मला आता सांगा, घरी एखाद्याच्या घरी पैसा नाहीये पण सोनं आहे 1 किंवा 2 तोळं, आणि घरी कोणाचा कोरोना झाला तर काय करतील ते? सोनं विकणारच ना. त्याच्याशी इमोशनल अटॅचमेंट असता कामा नये, एवढंच आमचं म्हणणं आहे. बाकी काय. ओके सर, थँक्यू सर. Thank you Satish sir for explaining such difficult subject. Samir sir. Yes. This is Sandeep More. Yes, Sandeep sir. Sandeep sir, you have any doubt? Yeah, no. I am very, very thankful to you. Yes, sir. And Rahul sir and Satish sir also for guiding us for this workshop. Yes, thank you very much, sir. We are going to contact Satish sir also for that. Yes. Thank you very much. Thank you. Yes. Thank you very much, sir. Sandeep sir. सॉरी समीर सर, मुझे सिर्फ इतना बताइए, बच्चों ने ये वीडियो देखा क्या और पेरेंट्स ने उनका वीडियो देखा क्या, ये मुझे बाद में बताइए. पक्का डेफिनेटली आई विल लेट यू नो सर. ये रियली वापस से एक मैं एंड कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ आज सेशन, बिकॉज ऑलरेडी इट्स 1 past आई थिंक सो. एक 1 हुआ है. So once again, thank you, sir, Satish sir, for explaining such difficult subject in
in a very easy and simple way, so we can understand it very neatly. बहुत अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है और बहुत अच्छी तरह से आपने हर एक क्वेश्चन को जवाब दिया है। एंड आई होप सो कि आपने जिस तरीके से आंसर हमारे पेरेंट्स के और मेरे क्वेश्चन को दिया है, वी आर रियली सेटिस्फाइड। और रियली हमें आगे और कुछ जरूरत पड़े तो हम डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड ये कह के मैं आज का सेशन यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सतीश सर, एंड थैंक यू पेरेंट्स फॉर दिस सेशन, फॉर कमिंग फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सतीश सर वंस अगेन। थैंक यू।